नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम समसामयिक विषयों के चर्चा से संबंधित कार्यक्रम मंथन। और आज के मंथन की इस एपिसोड में हमारे विशेष मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ऐसा कह लीजिए कि हमारे आज के मेहमान बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। जिस भी सेक्टर की हम बात करें तो उनकी चर्चा हम कर सकते हैं। आप जाने माने पत्रकार हैं, राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र में आपने उप संपादक के स्तर पर कार्य किया है, शिक्षाविद हैं, समसामयिक विषयों के अच्छे विश्लेषक भी हैं। आप हैं डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी। नमस्कार। डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी का परमार मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हुए हम चर्चा को शुरू करेंगे। और आज का चर्चा का हमारा जो विषय है मंथन का वह है यूनियन बजट 2024-25। जी हाँ, केंद्र सरकार ने जो बजट रखा है 2024-25, इस परिप्रेक्ष्य में हम बिहार और सिवान को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे सिवान डायलॉग चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी जो पिछले दिनों आम बजट आया देश का, और यह बजट भी अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित किया, क्योंकि अभी तक 6 बार बजट प्रस्तुत करने का मोरारजी देसाई का एक रिकॉर्ड था, जिसको हमारे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने तोड़ा है। 7वीं बार बजट लेके आई हैं। यह आम बजट जो है, आप किस नजर से इसको देखते हैं? देखिए, इस बार का जो बजट आया है वो अपना में बहुत ही खास है। हर बजट खास होता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जो एक मोदी सरकार की जो नीति की जो नीतिगत निरंतरता है उसको कायम रखा गया है जी। दूसरा चीज ये है कि जो सुधार का संकल्प है वो इसमें दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई लोक लुभावन यात्रा ये घोषणा कर दी गई है, कोई लोक लुभावन योजना ला दी गई, ऐसा भी नहीं है। तीसरा चीज की जो नए अवसर है, जो कि समय बदल रहा है, तमाम चीजें बदल रही हैं, तकनीकी परिवर्तन हो रहा है, हर चीज 2-3 महीने बदल जा रहा है, उस हिसाब से नए अवसरों का सृजन जी इसमें किया गया है। उसकी व्यवस्थाएं बनाई गई कि नए अवसर सृजित हों, नई उम्मीदें आए सामने। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो इस बजट के में खास बात लगी कि जो राजकोषीय संतुलन है जी, उसको बिल्कुल ध्यान रखा गया है, उसको कहीं भी बिखरने दिया गया है। क्योंकि जब राजकोषीय संतुलन बिखरता है तो होता यह है कि सरकारों पर दबाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भी आदमी के पास पैसे से ज्यादा आमदनी ज्यादा खर्च हो जाता है फिर प्रेशर आ जाता है। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने इस पर जो बजट दिया है उसकी सबसे खास बात है कि राजकोषीय संतुलन पे बिल्कुल ध्यान रखा गया है। उसको माने संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, कहीं भी लोक लुभावन चीजें नहीं की गई हैं। हालांकि एक दो चीज मैं और ही बोलना चाहूंगा, कुछ निगेटिव चीजें भी हैं कि जैसे इस बार बजट में एक हमको जो और भी जो जन चर्चा कर रहे हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे समाज का, हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। अब बहुत तेजी से बन रहा है, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने का कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं किया गया, इस बजट में नहीं दिख रहा है। दूसरा चीज ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवा है उस पर बजट उतना ही है। श्रम देश सेक्टर में बहुत ज्यादा कोई क्रांतिकारी चीजें नहीं लाई गई हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर बजट बहुत ही शानदार है, बहुत विकासोन्मुखी है और अच्छा है। बजट को लेकर के जब बजट की चर्चाएं हो रही थी तो इस बार ये चर्चा हो रही थी कि मिडिल क्लास को बहुत सारी सुविधाएं मिलने की संभावना है। चुनाव परिणाम को देख करके भी सरकार कुछ सीख लेगी, ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन जैसे पहले ही आपने कहा कि लोक लुभावन बातें नहीं हैं, लेकिन क्या मिडिल क्लास को कुछ मिला है अलग से इस बजट में? देखिए, मिडिल क्लास के लिए पूरा बजट जो है वो युवाओं पे और महिलाओं पे केंद्रित, किसान पे फोकस करता है। इसमें मिडिल क्लास आते हैं। ठीक है, मिडिल क्लास के लिए कोई स्पेशल, मैंने बोला लोक लुभावन नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे मान हम आपको अगर 10,000 रुपया उधार देते हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बना दें कि आप 10,000 रुपये हर महीने कमाएं तो शायद ज्यादा बेहतर है।
तो इसलिए मिडिल क्लास के जो क्षमता निर्माण है, जी। जो कौशल विकास है, जी। उसकी आवश्यकता ज्यादा है। मिडिल क्लास फैमिलीज में जो बच्चे हैं जी। वो डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनको नौकरी मिले, उनके कौशल विकास हो, उनका जो जॉब मिले, उसमें उनको, अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लड़के यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती। तो उनके लिए जो इस बार जो प्रयास किया गया है कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम लाया गया है जी। कि वो जाके ज्वाइन करें और काम सीखें, क्योंकि जब भी डिग्री हासिल कर जाता है वहां नौकरी मिलती नहीं है। तो जब काम सीखेंगे, इंटर्नशिप उनको 5,000 रुपये सरकार दे रही है, 6,000 एक मुश्त दे रही है, तो इसलिए जो मिडिल क्लास का जो युवा है वो जब अपने कौशल को विकास करेगा, एक बढ़िया कंपनी में काम करेगा, तो निश्चित तौर पर फायदा तो होगा ही होगा। लेकिन इस तरह का ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई वो होता नहीं, बहुत ज्यादा एक गुलदस्ता दे दिया उस टाइप का कुछ नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत फायदे मिडिल क्लास को मिलेंगे। हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर चर्चा करें तो बजट को लेकर के चुनाव परिणाम के बाद से ही, जब नई सरकार बनी थी और बिहार की जो एक प्रमुख सत्ताधारी दल है जनता दल, वो सरकार में उसकी प्रमुख भागीदारी है, तो ऐसा माना जा रहा था कि इस बार बिहार को कुछ विशेष मिलेगा। तो अब बजट आ गया है। बिहार में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को झुनझुना थमा दिया है केंद्र सरकार ने। आप एक विशेषज्ञ के नाते, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके एक सामाजिक विश्लेषक के नाते, शिक्षाविद के नाते, आपकी नजर में ये आम बजट जो है 24-25 वो बिहार के दृष्टिकोण से कैसा रहा है? मैंने जब से होश संभाला है जी, तब से बजट जब भी पेश होता है जी, तब मैं देखता हूँ कुछ एक प्रतिक्रिया होती है, दूसरा आदमी उसकी अलग व्याख्या करता है। जी। ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं। हम लोग एक तार्किक आधार पर बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं, तार्किक आधार पर बात करेंगे। तो बिहार के लिए जो विशेष राज्य का दर्जा भी मांगा गया और केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया, उसके संदर्भ में एक अच्छा पैकेज दिया गया। हमको लग रहा है कि शायद स्वतंत्रता के बाद पहली बार इतना हेवी बजट बिहार के लिए दिया गया। ठीक है, जो कि अगर सही तरीके से अगर उसका यूज कर दिया जाए तो आप ये समझिए कि पूरी बिहार की तस्वीर बदल सकती है, कायाकल्प किया जा सकता है। क्योंकि जैसे इसमें दो तीन चीजें बताते हैं। जैसे जो हाईवे एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो एक्सप्रेसवे है पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर है, उसके बाद बोधगया से दरभंगा है, ये जो एक्सप्रेसवे जो जिस एंगल पे है, इसका लोकेशन आप देखें तो वो पूरे बिहार को कहीं ना कहीं से जोड़ते हैं। ठीक है, और उसके कारण जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, उन सब के विकास की संभावनाएं क्रिएट होती है। ठीक है, दूसरा चीज की जो भागलपुर पीरपैंती के लिए 2400 मेगावाट की जो परियोजना है उसके लिए भी दिया गया है, वो बिहार की जो बिजली व्यवस्था है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो बोधगया जो कॉरिडोर, विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर जो बन रहा है, ये पर्यटन के लिहाज से बिहार में क्रांति ला सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो राजगीर है या पूर्वोत्तर योजना की जो बात, पूर्वोदय योजना की जो बात की जा रही है, उसका भी लाभ बिहार को मिलेगा। तो सवाल यह है कि बिहार के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं और भी तमाम योजनाएं बजट में है। कृषि के क्षेत्र में प्रयास किया गया है, उद्योग में किया गया है, महिलाओं के लिए किया गया, युवाओं के लिए किया गया, उससे कहीं ना कहीं लाभ तो बिहार को मिलेगा ही मिलेगा, कि पूरे देश को मिलेगा, बिहार को मिलेगा। स्पेशल से ये व्यवस्थाएं मिल रही है। तो बिहार में जो सबसे बड़ी कमी है वो है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्थिति अभी उतना स्तरीय नहीं है, उसको स्तरीय करना है। तो इससे क्या होगा कि जब एक बार ये आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली और ये सब चीजें सुधर जाएंगी तो बिहार में और भी विकास होगा। ये चीज, लेकिन मैं जब बजट में बिहार को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा, अब हो सकता है कि मेरे अंदर का जो क्षेत्रवाद है वह मुझे ये देखने के लिए प्रेरित कर रहा हो। एक विशेषज्ञ के नाते मैं अपनी समस्या का समाधान चाहूंगा। जैसे कि मुझे ये लग रहा था इस बजट में बिहार को, मैं जब देख रहा था विभिन्न समाचार पत्रों में, उस दिन बजट तो सुनने का मौका नहीं मिला, लेकिन समाचार पत्रों में और समीक्षा जो आ रही, तो मुझे ऐसा लगा कि उत्तर और दक्षिण बिहार का अगर संतुलन बैठाया जाए तो दक्षिण बिहार को ज्यादा मिला है। उत्तर बिहार को अगर पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को अगर छोड़ दिया जाए, उसके कुछ हिस्से उत्तर बिहार से गुजरेंगे गंगा के इस पार, तो उत्तर बिहार के लिए अलग से कुछ जैसे कुछ नहीं मिला। जैसे कॉरिडोर की बात करें, हम राजगीर को मिला है, गया को मिल गया है,
हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र है वाल्मीकि नगर, उसके बारे में बजट में चर्चा हो सकती थी या होनी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे चीज हैं। तो मतलब मेरे समस्या का मैं चाहूंगा कि आप समाधान करें कि मतलब आपके नजर में ऐसा क्या मैं सही हूं या फिर ऐसा ही हुआ है? आप कुछ हद तक सही भी हैं जी। लेकिन बिहार की विडंबना रही है कि जैसे झारखंड पहले था, जी। तो होता है कि झारखंड को ज्यादा मिल रहा है, उत्तर बिहार कम मिल रहा है। जी। ऐसा नहीं है, मिला है, कुछ चीजें दिख रही हैं आपको, जो सामने दिख रहे हैं वो दिख रही हैं। जी। लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो होगा वो इधर भी फायदा होगा। इधर जो बेसिकली जो उत्तर बिहार है, यहाँ की चीजें जो है ना, वो अभी अब ग्रो कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग, जी। फूड प्रोसेसिंग में जो इस बार जो प्रयास किया जा रहा है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रयास किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से ही थोड़ा सा भी वीक है, अभी टाइम लगेगा, तो वहां पे एक्सपेंसिव अगर बनाते हैं ज्यादा उसका फायदा मिले। और इधर अभी आवश्यकता है कि अभी और चीजों को भी डेवलप करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि समय के साथ उसको भी करेंगे, लेकिन कुछ फायदा तो होगा उसका, उधर का विकास होगा तो यहाँ भी फायदा उसका मिलेगा। हाँ, एक बात और हम लोग मान सकते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए जो राशि वगैरह आई है, तो उसका फायदा तो उत्तर बिहार को मिलेगा, क्योंकि बाढ़ से सबसे ज्यादा हम ही प्रभावित रहते हैं। नहीं, और सरकार के पास जब फंड आएगा जी, तो आप ये समझिएगा राम जानकी पथ बन रहा है, तो फंड रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है जी, सरकार एक तरीके से काम करती है। तो निश्चित तौर पर जो आपका राम जानकी पथ है, वो सीमांत के लिए मेहरबान मेडिकल कॉलेज है, वो उसकी अब बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि वो भी बन सकता है। हाँ, वो तो अब अंतिम चरण में चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी बात को सुनने के बाद और विशेषज्ञों की बात को देखने के बाद कि केंद्र सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, अब बिहार सरकार को की करने की बारी है। यानी पैसे जो मिल रहे हैं उस पैसे का सदुपयोग हो, बंदरबाट नहीं हो। तो आज के इस मंथन के इस एपिसोड में हम बजट को लेकर के संक्षिप्त चर्चा किए और कई बातों का हमारे आज के जो मेहमान हैं, जाने माने शिक्षाविद, विश्लेषक, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी ने खुलासा किया। इस बजट को लेकर के हम और भी कार्यक्रम लेके आ सकते हैं। अगर आपका डिमांड हो, आप किसी विशेष विषय पर, बजट के किसी विशेष एंगल पर आप चर्चा करना चाहते हो, तो आप सिवान डायलॉग के प्लेटफॉर्म पर आकर के कमेंट करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम मंथन के अगले एपिसोड में आपके उस विषय को उठाने का प्रयास करेंगे। जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिवान डायलॉग देखते रहिए और अपना सुझाव भी समय पर हमें देते रहिए। डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे विशेष आमंत्रण पर आप हमारे चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में मंथन के किसी अगले विषय को लेकर के मंथन करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।